कि ये लोग प्रजातंत्र में भरोसा नहीं करते, ये देश के संविधान में भरोसा नहीं करते, ये न्याय व्यवस्था में भरोसा नहीं करते, ये वही विषमता पर आधारित, शोषण पर आधारित व्यवस्था को दोबारा से राजतंत्र के रूप में भारत में स्थापित करना चाहते हैं। जो इसकी नई संसद का जिस तरह उद्घाटन एक धर्म विशेष के साधुओं से जिस मंत्रोच्चार से हवन करके किया गया कि ये सत्ता पाने के लिए इन्होंने राम को भी नहीं छोड़ा, उनको भी उन्होंने आतंक का पर्याय बना दिया, सत्ता पाने के लिए हथियार के तौर पे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, डुलमुल से कभी नहीं हरा पाएंगे, इनको तय करना होगा, या तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आएँ या फिर उसी अंधविश्वास पाखंडवाद में जाएं। इनको तय करना पड़ेगा कि आपको समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित जो भारत का संविधान है, जो प्रजातंत्र है, उसके जो मूल्य हैं उस पर चलना है या नफरत वाले रास्ते पे चलना है। पूरे देश में कहीं भी चले जाओ बहुजन समाज के लोग मिलेंगे, उन्हीं को मूर्ख बना के इस्तेमाल किया जाता है। धार्मिक दंगों में, जुलूसों में उनका इस्तेमाल किया जाता है। मरने वाले वो, मारने वाले वो, जेल जाने वाले लोग। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इस समय मैं गोरखपुर में हूं। मेरे साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, जो पूरे देश में जय भीम का मिशन लेकर के निकल पड़े हैं। गोरखपुर में राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन में शामिल हुए। इससे पहले भी जहां जहां बौद्ध सम्मेलन हुए आप नज़र आए। आपको क्या लगता है कि मंत्री पद के जाने के बाद मिशन बढ़ा है या फिर कुछ कम हुआ है? मिशन तो 100 टाइम बढ़ गया है, और पूरे भारत में नहीं, भारत से बाहर भी आज हर जगह से लोग हमें फ़ोन भी करते हैं, मिलने भी आते हैं, और मूवमेंट काफ़ी तेज़ गति से चल पड़ा है। और मूवमेंट में स्वयं की इच्छा से लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। पहले अगर हज़ारों थे तो अब लाखों हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल के अंदर करोड़ों हो जाएंगे। ये मूवमेंट अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। लोग देख रहे हैं कि सरकारों ने एजुकेशन को महंगा करके फिर से हमारे लोगों से एजुकेशन को छीन लिया, और लोग ये भी देख रहे हैं कि सरकारों ने सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज़ करके हमारी नौकरियों के अवसर को फिर से ख़त्म कर दिया है। और जिस तरह सेंगुल को, कोल साम्राज्य को, सेंगुल को जो राजतंत्र का प्रतीक है, जहाँ पहले हमारे लोगों के साथ बहुत उत्पीड़न होता था, अन्याय होता था, उसको समता और न्याय की बात कह के उस सेंगुल को नई संसद में जिस तरह स्थापित किया, जिस तरह देश की राष्ट्रपति जी को अपमानित किया, उसमें बुलाया नहीं, और राजतंत्र के प्रतीक को वहाँ स्थापित करने का मतलब ये दर्शाता है कि ये लोग प्रजातंत्र में भरोसा नहीं करते, ये देश के संविधान में भरोसा नहीं करते, ये न्याय व्यवस्था में भरोसा नहीं करते, ये वही विषमता पर आधारित, शोषण पर आधारित व्यवस्था को दोबारा से राजतंत्र के रूप में भारत में स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन आज पूरे देश के लोग एकजुट हो रहे हैं, वो इस व्यवस्था को किसी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। और मुझे तो ये लग रहा है कि 2024 के चुनाव में मोदी जी को इतना ज़बरदस्त जवाब, इतना ज़बरदस्त झटका, देश के समता की बात को मानने वाले लोग, मानवता की बात को मानने वाले लोग, जो हिंसा में भरोसा नहीं करते, जो नफरत में भरोसा नहीं करते, जो प्यार फैलाना चाहते हैं, वो लोग 2024 में इनको इतना ज़बरदस्त झटका देंगे कि शायद इनको ज़िंदगी भर याद रहेगा। पहले एक राष्ट्रपति बनाए, ढिंढोरा पीटा गया कि दलित राष्ट्रपति हैं, लेकिन शिलान्यास में उनको नहीं बुलाया। यानी वो राष्ट्रपति तो बने, लेकिन मंदिर के अंदर उनको प्रवेश नहीं करने दिया पुष्कर के मंदिर। यही मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। फिर राष्ट्रपति बनाया, बोले महिला राष्ट्रपति हम दे रहे हैं, लेकिन इसको संयोग कहेंगे या रणनीति का हिस्सा, दोनों ही राष्ट्रपति जब जब राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले, ये मेरा अपनी रिसर्च है, तब तक मंदिर में माथा टेकने जरूर गए, भले ही अपमान झेलना पड़ा हो। तो यह रणनीति है या उनकी मजबूरी है? नहीं, मुझे लगता है ये रणनीति है। और साथ ही साथ इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि हमें देश में कोई बड़े से बड़ा, कितना ही बड़ा पद क्यों ना दे दें, लेकिन ये हमारे सम्मान और स्वाभिमान के साथ हमेशा खिलवाड़ करेंगे। ये हमें आज भी बराबर का अवसर देना नहीं चाहते। ये राष्ट्रपति बना देंगे लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। तो ये इनकी साजिश है जिसका भंडाफोड़ हो चुका है। और देश की नई संसद का जिस तरह उद्घाटन एक धर्म विशेष के साधुओं से जिस मंत्रोच्चार से हवन करके किया गया, ऐसा लगता है जैसे कि भारत में जो संविधान के खिलाफ जाके, क्योंकि संविधान तो ये कहता है कि भारत एक सार्वभौमिक, एक समाजवादी, सेकुलर, प्रजातांत्रिक गणराज्य है, लेकिन सेकुलर कहाँ बचा जब एक धर्म विशेष के साधुओं से जिस तरह पूरा महिमा मंडन करके करवाया जा रहा है। थोड़ी देर का सांसदों को होना चाहिए, वहाँ सांसद उसका बायकॉट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ देश की महिला राष्ट्रपति और वो भी अनुसूचित जनजाति, उसको बुलाया नहीं गया, अपमान किया गया। तो पूरा देश एक तरफ समझ रहा है इनकी चाल को कि ये सत्ता पाने के लिए इन्होंने राम को भी नहीं छोड़ा, उनको भी उन्होंने आतंक का पर्याय बना दिया, सत्ता पाने के लिए हथियार के तौर पे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन लोग देश जान चुका है और बार बार एक ही तरह की जो रणनीति अपनाते हैं,
कहते ना गांव में पहले हमने सुना था, बुजुर्ग कहते थे कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती, तो जितना चढ़ना था चढ़ लिया। अब तो सतपाल मलिक जी ने पुलवामा का भी पूरा सच सबके पूरे देशवासियों के सामने उजागर कर दिया। मुझे लगता है कि देश के लोग इनको जवाब जरूर देंगे। देश की महिला खिलाड़ी जो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, एक सांसद को ये लोग नहीं डिगा पा रहे हैं, वजह क्या नज़र आती है? नहीं, वजह सिर्फ एक ही है, ये लोग केवल लोगों का वोट लेना जानते हैं। ये लोग बात महिला की करेंगे, दलित की करेंगे, बाबा साहेब की करेंगे, लेकिन इनकी जो विचारधारा विषमतावादी, अन्यायकारी, दमनकारी विचारधारा है, जो सामंतवाद इनके दिमाग के अंदर है, जो जातिवाद और धर्म के नाम पे नफरत इनके दिमाग में है, वो तो बाहर नहीं निकली ना। वो बार बार रह के सामने आती है। जिन महिला पहलवानों ने देश को गौरवान्वित किया, ओलंपिक जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल में जो मॉडल के लिए तरसते हैं, मेडल के लिए, और वो मेडल लेके आई, उनको भी अगर न्याय के लिए रोड पे लड़ना पड़ रहा है और उसके बाद जिस तरह प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, और उस पर हमारे देश के वो प्रधानमंत्री जी जो एक खिलाड़ी को चोटिल होने पर उसके लिए मंगल कामना करते हैं स्वस्थ होने की, और वो इस मुद्दे पे चुप्पी साधे हुए हैं, ये बेहद शर्मनाक है। उनका असली जो चाल चरित्र है वो जनता के सामने आ गया है और देश के लोग इसका जवाब जरूर देंगे। एक अंतिम सवाल विधायक के रूप में नहीं, एक एक्टिविस्ट के रूप में और मिशन जय भीम के संरक्षक के तौर पर पूछ रहा हूँ। विपक्ष 2024 की रणनीति बना रहा है, सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं, लेकिन लगता है कि इस तरीके के ढुलमुल रवैये से, जिसमें कभी सॉफ्ट हिंदुत्व आ जाता है, कभी फरसा आ जाता है, कभी गणेश की मूर्ति आ जाती है, ऐसे ढुलमुल तरीके से आप हरा सकते हैं बीजेपी? नहीं, ढुलमुल से कभी नहीं हरा पाएंगे। इनको तय करना होगा, या तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आएँ या फिर उसी अंधविश्वास पाखंडवाद में जाएँ, और ये फिर जाके ज्वाइन कर लेना उसी पार्टी को। फिर क्या जरूरत है ढोंग करने की? इनको तय करना पड़ेगा कि आपको समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पे आधारित जो भारत का संविधान है, जो प्रजातंत्र है, उसके जो मूल्य हैं, उस पे चलना है या नफरत वाले रास्ते पे चलना है, ये तय करना पड़ेगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है पूरा विपक्ष इस सच को समझेगा, जानेगा और एकजुट होगा, और इस बार निश्चित तौर पर मोदी जी को जवाब दिया जाएगा। संविधान में गढ़ जैसा कोई शब्द नहीं होता, फिर भी मान लेते हैं कि चलिए मुख्यमंत्री यहाँ से हैं, शहर से हैं, तो कह देते हैं उनका गढ़, जैसे सामान्य लोग कहते हैं। तो उनके गढ़ में इतना बड़ी आपने कील ठोक दी आप लोगों ने, बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन हुआ, क्या संदेश यहाँ से गया पूरे देश में? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, ये उनका गढ़ नहीं है, ये एक बुद्धिस्ट सर्किट का क्षेत्र है। बिल्कुल। और दूसरी बात, कोई किसी का गढ़ नहीं होता, जनता किसी की गुलाम नहीं होती। जनता तो सारी हमारी है, पूरे देश में कहीं भी चले जाओ बहुजन समाज के लोग मिलेंगे, उन्हीं को मूर्ख बना के इस्तेमाल किया जाता है। धार्मिक दंगों में, जुलूसों में उनका इस्तेमाल किया जाता है। मरने वाले वो, मारने वाले वो, जेल जाने वाले लोग, लेकिन जो दिमाग चलाता है वो एसी रूम में बैठता है। तो आज देश के लोग समझ रहे हैं, अब इस्तेमाल होने वाले उनको जवाब दिया जाएगा। 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से पूरे देश में फिर से बौद्ध धर्म के प्रति अलख जगाने वाले राजेंद्र पाल गौतम जी का स्पष्ट कहना है कि मंत्री पद से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लगातार कहते थे मुझसे पहले भी बातचीत में कि मंत्री पद तो जेब में डाल के घूमता हूं, और उन्होंने उस काम को करके दिखाया। अगर त्याग देखना है तो इसी तरह के कामों से हमारा मिशन बढ़ेगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। शुक्रिया। थैंक यू बहुत।